हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो एग्ज़ाम हो गए हैं हमारे 2021 के आसपास, तो उसके जनरल अवेयरनेस के देखने वाले हैं क्वेश्चन हम लोग। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। इसके पहले की 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप क्लिक करके उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि ठीक उसके बाद से ही हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, तो ठीक उसके आगे का क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय जो संबंधित है वो कारगिल युद्ध से संबंधित है। और ये कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो ये 1999 में हुआ था, 1999 में। तो आपने याद रखा कि ऑपरेशन विजय से संबंधित है कौन सा युद्ध, तो कारगिल युद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो ये कब हुआ? तो जुलाई 1921 में ये प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया कि मुसलमान ब्रिटिश भारतीय सेनाओं में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी रिवर सियांग पर भारत के सबसे लंबे 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया है। तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, 1586 में द लिटिल बैलेंस या ला बैलेंसिटा पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा था गैलीलियो गैलीली ने। तो आपने नाम याद रखा, इसका क्या नाम है? गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ओरछा जो शहर है वो हमारा मध्य प्रदेश राज्य में जो है वो स्थित है, और इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोशिका का वह बृहत्तम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बृहत आवरण से अलग करता है? मतलब जो कोशिका का बाहरी आवरण है, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी आवरण से अलग करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है वो कोशिका के अवयवों को उसके बाहरी आवरण से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। जो पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र है वो हमारा मालाबार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो ये बन गया है चंद्रभागा समुद्र तट, जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो आप नाम याद रखेंगे कि ये सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन। तो रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा नाटक है जो 8 दिनों तक 8 नाटक प्रदर्शित करते हैं? तो ये केरल का कृष्णा अट्टम है। तो आप नाम याद रखेंगे, कृष्णा अट्टम जो है वो केरल का पारंपरिक रंगमंच है जहाँ पे 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो समानता की अवधारणा जो है वो अनुच्छेद 14 में है। तो किस में बताया गया है समानता? तो आर्टिकल 14 में बताया गया है समानता की अवधारणा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। तो आप याद रखेंगे लोकटक झील जो है वो पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आप याद रखेंगे कि लोकटक झील जो है वो मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी झील है, और लोकटक झील जो है वो मणिपुर स्टेट में है। तो आपने याद रखा कि लोकटक झील मणिपुर में है और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सर्वे हुआ था भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार, तो ग्रेफाइट जो है वो किस राज्य में सबसे अधिक पाया गया? तो ग्रेफाइट जो है सबसे ज़्यादा पाया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो आप नाम याद रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले या फिर पॉजिटिव स्फेयर में फंसे हुए एम्बेड होते हैं। तो ये किसने पता लगाया था? तो ये पता लगाया था जे थॉमसन ने पता लगाया कि इलेक्ट्रॉनिक एक धनावेशित गोले या फिर पॉजिटिव स्फेयर में फंसे एम्बेड होते हैं। अगला है नेस्कॉम। तो नेस्कॉम का पूरा रूप या फिर नेस्कॉम का पूरा फुल फॉर्म क्या है? तो हम देखते हैं नेस्कॉम का जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है उसमें राइट फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़ जो है वो नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया? तो सबसे पहले मलेरिया वैक्सीन जो विकसित किया था वो
ऑप्शन नंबर दूसरा GSK या फिर गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। तो गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन द्वारा ये है दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है वो विकसित किया गया। तो ये एक स्वास्थ्य संगठन है जिसका नाम है GSK या फिर हिंदी में कहेंगे गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन, जो है उसने दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है वो विकसित किया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा 1866 में 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया। तो लंदन में आप याद रखेंगे कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन जो है वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। तो आपने नाम याद रखा कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो संघ और केंद्र सरकार के खातों में संबंध और संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो वो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। तो आपने याद रखा कि भारत के नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक होते हैं वो संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों को प्रयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये उनका नाटक था जिसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। तो शकुंतलम का पुत्र कौन था। तो उस नाटक में शकुंतलम का जो पुत्र था उनका नाम था भरत। तो आपने नाम याद रखा कि कालिदास द्वारा जो नाटक लिखा गया था अभिज्ञान शकुंतलम, उसमें शकुंतलम का पुत्र था भरत। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो ऐसा कौन सा गैस है जो हमारे वायुमंडल में मौजूद है, उसमें दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया हो सकती हैं। तो ये ऑक्सीजन है जिसे O2 भी कहा जाता है। तो आपने नाम याद रखा कि ऑक्सीजन जो है उसमें दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया जो है वो मौजूद होती हैं। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पे हैं। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो हैं वो औरंगाबाद में हैं। तो आपने नाम याद रखा कि जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं जो विश्व विरासत स्थल में भी शामिल हैं तो वो किस जगह पे स्थित हैं। तो वो औरंगाबाद जगह पे स्थित हैं। ऑप्शन नंबर 3 औरंगाबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। तो चरमपंथी नेता के रूप में किसे जाना जाता था। तो वो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। तो आपने नाम याद रखा कि चरमपंथी नेता के नाम से जाना जाता था किसे, बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी भाषा है जो काफ़ी उच्च लेवल की प्रोग्रामिंग के लिए बनी है। तो फोर्टॉन जो भाषा है हमारी वो वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए जो है वो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो ये देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। तो ये है तत्व हमारा कार्बन। तो कार्बन क्या है कि जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले चीज़ों का आधार बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो ये कुछ योजनाओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 2014-15 में लागू हुए थे, स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ से कुछ योजनाएं इंपॉर्टेंट बनती हैं जिसमें ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसान को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी होगी। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है वो किसान उन ज़मीन के मालिक हैं। तो प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली जो राशि होगी वो 6,000 रुपये होगी PMKSS के द्वारा। अगला क्वेश्चन भारी जल या हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है। तो जैसे इसका नाम रखा गया तो इसका आधार क्या था कि हम इसे भारी जल या फिर हैवी वाटर के नाम से बुलाएंगे। तो ये प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। जैसे कि ये प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम, तभी इसे D2O भी कहते हैं जो भारी जल का ही एक नाम होता है। जिसे हैवी वाटर भी कहा जाता है भारी जल या D2O कह सकते हैं। वो ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत जो है वो काफ़ी भारी होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक या फिर RBI के पहले गवर्नर थे, भारतीय गवर्नर थे। तो RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर बने उनका नाम था CD देशमुख। तो आपने नाम याद रखा कि RBI के जो पहले भारतीय गवर्नर थे उनका नाम CD देशमुख था। अगला क्वेश्चन है हमारा फिजिक्स से रिलेटेड हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो SI इकाई होती है वो होती है वेबर। तो आपने नाम याद रखा कि चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। जो भगवत गीता है हमारी उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सबसे पहले किसने किया तो था चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। तो आपने नाम याद रखा चार्ल्स विलिंग्स ने किया था गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग
जिसमें पूछा गया है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो लखनऊ में जो 1857 का विद्रोह था उसका नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल के द्वारा। तो आपने नाम याद रखा, बेगम हजरत महल के द्वारा लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ये 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक माना जाता है कि जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष की अवधि पहले हो जाए या तो 65 वर्ष की आयु पहले हो जाए, तो उनका मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई है। जो स्वेज नहर है हमारे, वो बनाया गया है मिस्र में। तो आपने नाम याद रखा कि स्वेज नहर जो है वो किस देश में है, तो वो है मिस्र। अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के ईंधन में जो है वो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का है जो उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि क्रायोजेनिक इंजन में किसका उपयोग किया जाता है, तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता में स्थित है। अगला है क्वेश्चन हमारा, वुड के आदेश पर वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था। तो वुड के आदेश पे जो वुड डिस्पैच है हमारा, उसका संबंध शिक्षा से था। तो आपने नाम याद रखा कि वुड डिस्पैच का जो संबंध है वो शिक्षा से था। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा 23। तो इसमें पूछा गया है ईबी के बराबर होता है, एक ईबी जो है वो कितने के बराबर होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा 1024 पेटाबाइट। तो ये जो पीबी लिखा है ये इसे पेटाबाइट बोलते हैं, और 1 ईबी जो लिखा है एक्साबाइट बोलते हैं। तो ईबी का फुल फॉर्म हो जाएगा एक्साबाइट, और हमारा जो ऑप्शन है 1024 पीबी मतलब पेटाबाइट। यहाँ मैंने इमेज लगा दी है, तो आप देख सकते हैं कि जीबी टीबी को क्या कहा जाता है और उसका क्या क्या फुल फॉर्म है। जैसे ईबी को एक्साबाइट, पीबी को पेटाबाइट, जीबी को गीगाबाइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे कि एक ईबी जो है वो 1024 पेटाबाइट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यूएनओ जो है उसके पहले महासचिव कौन थे जिनका संबंध जो है वो अफ्रीका से था। तो ये है हमारे जो यूएनओ के पहले महासचिव थे, बुतरस घाली, जो अफ्रीका से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी उन तीनों नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो उत्तर के मैदानों में पूछा गया है कि उत्तर के मैदानों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो गोदावरी नदी जो है वो साउथ में बहती है, इसलिए ये उत्तर भारतीय मैदानों के लिए उत्तरदायी नहीं मानी गई है। तो जैसा ब्रह्मपुत्र गंगा ये नॉर्थ में पाई जाती हैं, लेकिन जो गोदावरी है वो साउथ में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा हमारा कि गोदावरी नदी जो है वो उसका प्रभाव जो है उत्तर भारतीय मैदानी के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉर्वे के स्वालबोर्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस जो कि नाम है उसका नी ऑसलैंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। तो नी ऑसलैंड में स्थित जो है वो भारतीय अनुसंधान का नाम है हिमाद्री। तो आपने नाम याद रखा कि नॉर्वे में जो स्थित अनुसंधान है नी ऑसलैंड, उसमें जो है भारतीय अनुसंधान का नाम हिमाद्री है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो रामधारी सिंह की जो एक प्रसिद्ध रचना थी वो थी उर्वशी। तो उर्वशी के लिए ही उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र जगह में, मतलब महाराष्ट्र राज्य में जो है वो काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय या फिर कॉस्ट्यूम म्यूजियम, कॉस्ट्यूम मतलब जो अलग अलग लोग पहनते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, एक तरह का ड्रेस होता है, तो उसी को कॉस्ट्यूम कहा जाता है। तो कॉस्ट्यूम म्यूजियम जो है वो गोवा में मौजूद है। तो आपने नाम याद रखा कि पोशाक संग्रहालय कहाँ पे स्थित है भारत का पहला, तो वो गोवा में स्थित है। अगला है, वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है। तो जैसे आपने बाइक या फिर कार वगैरह देखे होंगे तो उसमें जो आईने लगे रहते हैं पीछे से आने वाली कार को देखने के लिए, तो वो आईना जो है वो शीशा जो है वो कौन से दर्पण का प्रयोग करता है, तो वो उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। तो आप याद रखेंगे कि ऐसे वाहनों में रियर व्यू को देखने के लिए जो आईना लगा होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला है हमारा, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL जो अंतरिक्ष एवं इनसे संबंध विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है, वो कहाँ स्थित है। तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये स्थित है अहमदाबाद में। तो आप याद रखेंगे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वो अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्गम महारत्न की श्रेणी में आता है। तो महारत्न कंपनी होती है हमारी जैसे कि IOCL जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम और महारत्न श्रेणी में आती है ये कंपनी।
किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो जब जल को हम लोग बॉईल करते हैं या फिर उसको गर्म करते हैं तो उसका जो घनत्व है वो किस ताप पर अधिक होता है? तो 277 के मतलब केल्विन होता है। तो 277 केल्विन पे जल का घनत्व जो है वो सबसे अधिक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1947 में 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो इसमें कई लोग जल्दीबाजी में आंसर टिक जो है वो गलत कर देंगे, वो उन्हें लगेगा 26 जनवरी के बारे में पूछा गया है तो इसे गणतंत्र दिवस ही कहा जाता होगा, पर ऐसा नहीं है। जो 1947 से पहले कहा जाता था ये स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। तो इसलिए आप याद रखें कि 1947 से पहले जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था 26 जनवरी को, और जब ये 26 जनवरी जो है वो 1950 के बाद बोला गया गणतंत्र दिवस। जब हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 के बाद से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इससे पहले जो है जो 1947 से पहले है वो स्वतंत्रता दिवस के नाम से 26 जनवरी या फिर 26 जनवरी की डेट को जो है वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ? मतलब उज्ज्वला योजना जो है वो स्टार्ट कब हुई? तो ये आपको सीधे इसमें कुछ याद नहीं, सिर्फ फैक्ट याद करना है। जितने भी योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको उसमें बस डेट याद करके जानी है कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट हुई, या फिर हर घर जल योजना कब स्टार्ट हुई। तो ऐसी सभी योजनाओं का सब डेट आपको याद होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कई बार। तो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। अगला क्वेश्चन आया हमारा सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने के सक्षम होने के बीच का मध्यांतर कितना है? मतलब जो टाइम पूछा है आपसे कि जब सूर्य क्षितिज के ऊपर गुजरने और हमारे पृथ्वी द्वारा इसकी छवि देखे जाने में जो एक टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? तो वो 2 मिनट का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया? तो जो हमारा सम्राट अकबर मुग़ल शासक के थे उन्होंने दिल्ली का जामा मस्जिद जो है वो नहीं बनवाया था। बाकी फतेहपुर सीकरी, आगरा का किला, बुलंद दरवाज़ा ये सब अकबर ने बनवाया, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद जो है वो अकबर ने नहीं बनवाई थी। तो आपने देखा इसका आंसर दिल्ली का जामा मस्जिद हो जाएगा जो अकबर ने नहीं बनवाया था। तो ये किसने इसका निर्माण कराया था? तो ये मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इसका निर्माण कराया था, दिल्ली का जामा मस्जिद। 1650 से 1655 के बीच में जो है वो दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो इसमें आपसे पूछा है कि जो ग्रेनाइट चट्टान होती है वो किस प्रकार की होती है? तो आग्नेय चट्टान होती है ये। अगला है हमारा क्वेश्चन अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू किया गया? जो अर्थ आवर प्रोग्राम है ये शुरू किया गया था 2007 में। तो आपने नाम याद रखा, अर्थ आवर प्रोग्राम शुरू किया 2007 में। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का जो डेल्टा है वो किन 2 नदियों के द्वारा निर्मित है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। तो आपने नाम याद रखा कि सुंदरवन डेल्टा से रिलेटेड जो 2 नदियाँ फेमस हैं वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया गया। तो किस सन के बाद जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट को अलग कर दिया? तो 1964 में, 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट अलग अलग हो गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान के अंगीकृत किया गया? तो ये जो हमारा प्रावधान है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट ये लिया गया था ब्रिटेन से। इसमें सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन देश से लिया गया था। अगला है हमारा मथुरी या फिर माथुरी लोक नृत्य जो है वो किस राज्य में ज़्यादा प्रचलित है? तो माथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो आप नाम याद रखेंगे कि माथुरी लोक नृत्य जो है वो तेलंगाना में प्रचलित है। हरी मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो पाइसम सटाइवम। तो इसका नाम वैज्ञानिक तौर पे ये रखा गया है हरी मटर, जो हम लोग ठंडी में खाते हैं हरी मटर, तो उसका नाम रखा गया है पाइसम सटाइवम। अगला क्वेश्चन है हमारा अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश में आया था? तो अहमद शाह अब्दाली जो आया था भारत के एशियाई देश में वो था अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में कौन आया था? अहमद शाह अब्दाली आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तो तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत या फिर लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज जो है वो डेविड रिकॉर्डो को दिया जाता है। तो डेविड रिकॉर्डो से हम लोग क्या याद रखेंगे? लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज से रिलेटेड है डेविड रिकॉर्डो। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में किस वर्ष भारत शामिल हुआ? तो 1945 में जो है वो भारत शामिल हो गया था। ये यूएन में
भारत जो है वो कब शामिल हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ में, तो 1945 में जो है वो शामिल हो गया था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें जो व्हाट्सअप नंबर दिया है हमने डिस्क्रिप्शन में, उस पर मैसेज करके आप हमसे ये पीडीएफ मात्र 10 रुपये में ले सकते हैं। तो उम्मीद है आपकी पढ़ाई एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। ऐसे ही ढेर सारी जीके जीएस की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए ढेर सारी वीडियो लेकर आते रहें, जिससे आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छा जाए। तब तक मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एनटीपीसी के, जो कि और अच्छी वीडियो होने वाली है। उसमें मैं जीके जीएस के और अच्छे क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2021 में, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में जीके जीएस के, उन सभी को मैं हर एक वीडियो में शामिल करता जाऊँगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। ज़रूर ऐसे वीडियोज़ को आप देख कर जाइए आने वाले अपने एग्जाम्स के लिए। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।